पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ पर हैं हम लोग कहाँ, तो हम लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं और यहाँ देखिए पीसीएम क्लासेस मसौड़ी का यूट्यूब चैनल है। और आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं ये जैव रसायन का जो है ये जैव रसायन और क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक पार्ट आपको जो बताया गया है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 2009 से 2021 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था बायोकेमिस्ट्री से वो टोटल करवा दिए हैं। यहाँ आज हम लोग करने वाले हैं 2009 से 2021 तक जो भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का पूछा जाता है वो 2 मार्क्स वाला आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में जो 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आपका है, इस 2 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपको रिलेटेड है ये बायोमोलिक्यूल से, है ना। जो यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स है, जैव रसायन जो है, जैव रसायन वाला जो पार्ट आपको देता है तो उसको आज हम लोग करने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन है। इससे पहले आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे है ना उनको भी कुछ फायदा इससे हो पाए। और यहाँ देखिए हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन सबसे पहले जो आपको यहाँ पर देखिए 2019 का एक क्वेश्चन है, जिसमें ये कहा गया था कि हेमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताएं, है ना। कौन सा धातु है जो हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, द मेटल व्हिच प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, कौन सा धातु है जो हेमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है। तो आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव जैसा नहीं था, तो आपको उसका आंसर लोहा लिखना था। जो आयरन होता है सर Fe, ये आपका हेमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है। ब्लड में आप पता है कि हेमोग्लोबिन होता है तो उसी में ये उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपको ये 2021 में जो इस साल ही पिछला साल ही आपको क्वेश्चन पूछा था कि डेटॉल का संघटक क्या हो, डेटॉल किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो डेटॉल का जो मुख्य संघटक होता है उसका नाम है क्लोरोजाइलिनोल, है ना, क्लोरोजाइलिनोल। एक पहला आपको ध्यान रखना क्लोरोजाइलिनोल यहाँ पर है, और दूसरा जो यहाँ पर घटक है ये टर्पिनॉल होता है, आप ध्यान रखिएगा टर्पिनॉल। तो पहला आपका हो गया क्लोरोजाइलिनोल और सेकंड आपका हो गया टर्पिनॉल, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये कहा है कि कृत्रिम मधुरक क्या है ना। ये 2021 में ही पूछा गया कि कृत्रिम मधुरक क्या है। तो एक आपको ये ध्यान रखना है कृत्रिम मधुरक क्या होता है। तो एक ऐसा पदार्थ होता है जो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि एक ऐसा पदार्थ होता है जो पहले तो आपको मीठा होना चाहिए, मधुरक है ना, स्वीटिंग एजेंट है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये मीठा होना चाहिए नहीं, लेकिन हमारे शरीर में कैलोरी फैट को बढ़ा ना पाए, ठीक है ना। कृत्रिम मधुरक क्या रहेगा, तो एक ऐसा मीठा पदार्थ जो हमारे शरीर में जो कैलोरी जो है, कैलोरी को बढ़ा, है ना, कैलोरी को बढ़ा नहीं पाता हो, या ये कहिए कि कैलोरी प्रदान नहीं करता। हम अगर उसको हम लोग खाएं तो हम लोग को बॉडी में फैट नहीं आ जाए, कैलोरी हम लोग को बॉडी में ना आ जाए, तो इसको बोलते हैं कृत्रिम मधुरक कहते हैं। देखिए थोड़ा सुधार लीजिएगा या मधुरक लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है वो वैसा पदार्थ जो मीठा हो किंतु हमारे शरीर को कैलोरी प्रदान नहीं करता हो, है ना। जो हमारे बॉडी है उसको कैलोरी प्रदान नहीं करता हो, कैलोरी नहीं देता हो, फैट नहीं देता हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक यहाँ कर लेना है आपको, कृत्रिम मधुरक इसको कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया। कृत्रिम मधुरक क्या है, तो एक ऐसा पदार्थ जो स्वाद में मीठा रहेगा और हमारे बॉडी को हमारे शरीर को कैलोरी प्रदान नहीं करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कृत्रिम मधुरक। यहाँ पर कंप्लीटली लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या यहाँ पर दिया गया, यहाँ देख लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन कई बार आया है कि एमिनो अम्ल क्या होता है, आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं, इस तरह के क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ आपको पूछा गया है कि आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं, है ना, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। सबसे पहले ध्यान रखिए हमारे बॉडी में जो होता है सर 20 एमिनो अम्ल होता है, ध्यान रखना आपको। हमारे बॉडी में कितना, तो हमारे बॉडी में टोटल 20 एमिनो अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना। हमारे बॉडी में कितना, तो टोटल 20 एमिनो अम्ल है। चलिए तो कितना एमिनो अम्ल हुआ सर, 20 एमिनो अम्ल। तो 20 में से 10 आवश्यक होता है और 10 अनावश्यक होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। हमारे शरीर में कितना
एमिनो अम्ल है सर 20। 20 में से 10 क्या होता है आवश्यक, 10 क्या होता है अनावश्यक। अब आवश्यक किसको कहेंगे, तो देखिए आवश्यक उसको कहते हैं जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पा रहा है ना, जो हमारे बॉडी में नहीं बन पाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आवश्यक है। जिस भी एमिनो अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, आवश्यक बोल देंगे, है ना। जिसका भी निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पा रहा है, मतलब वो हमारे लिए आवश्यक है। उसको अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी में आए, चूंकि बॉडी में तो निर्माण हो नहीं पा रहा है, तो जब बॉडी में निर्माण नहीं हो पा रहा है तो उसको बॉडी में लाने के लिए बाहर से आपको कोई वस्तु खाना पड़ेगा, तो समझिए वो आपके लिए आवश्यक है। और जिसका निर्माण आपके शरीर में हो जा रहा है वो बाहर से आपको खाए की कोई जरूरत है नहीं, तो वो आपके लिए हो गया कोई चीज अनावश्यक। तो ध्यान रखिएगा आवश्यक एमिनो अम्ल किसको कहेंगे सर, तो वैसा एमिनो अम्ल, यहाँ देखिए वो वैसा एमिनो अम्ल, यहाँ आपको देखना है वैसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पा रहा है उसको बोलेंगे आवश्यक है। जिसका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है उसको बोलना है अनावश्यक। ये बात आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पा रहा है ना, जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है वो आवश्यक है आपके लिए, बन ही नहीं पा रहा शरीर में, तो वो आपको बाहर से खाई पड़ेगा, आपको उसकी आवश्यकता है तो आवश्यक हो जाएगा। और जिसका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है उसको बोल देते हैं क्या, अनावश्यक। और ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में कितना एमिनो अम्ल है सर, 20। 20 एमिनो अम्ल में 10 आवश्यक होता है और 10 अनावश्यक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया है। तो चलिए इसका कंप्लीट डिफिनेशन क्या हो जाएगा अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आवश्यक एमिनो अम्ल एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं, क्वेश्चन है। ये कह दें कि वैसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है वो आवश्यक है, और वो वैसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है उसको बोलते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल, याद रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। हाँ, ये आपको क्वेश्चन 2020 में ही पूछा है, मतलब रिपीटिंग क्वेश्चन है, देख रहे हैं। आवश्यक अनावश्यक आपको कहा है, अनावश्यक नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अनावश्यक एमिनो अम्ल किसको कहते हैं। अभी पीछे आपको बताए थे कि एक ऐसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे बॉडी में हो जा रहा है ना, जिसका निर्माण हमारे शरीर में हो जा रहा है, जो हमारे शरीर में बन जा रहा है वो अनावश्यक है, उसको बाहर से खाए के जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण जो है, जिसका निर्माण हमारे शरीर में हो जा रहा है नहीं, जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, तो उसको बोल देंगे कि वो हमारे लिए अनावश्यक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। और अगला क्वेश्चन में कहा गया कि टेफ्लॉन की एकलक क्या है, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। आपको इसमें बताना है कि मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का एकलक क्या होता है। 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन, आपको ध्यान रखना है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेफ्लॉन का एकलक क्या होता है सर, मोनोमर क्या होता है। एकलक को हम लोग इंग्लिश में मोनोमर कहते हैं, ध्यान रखिए। आपको कभी कभी एकलक देता है और कभी कभी कहता है कि मोनोमर, मोनोमर ये है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मोनोमर आपसे पूछा गया है टेफ्लॉन का तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन आपको बोल देना है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये क्लियर हो गया, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। चलिए वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना है और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा, मतलब क्या कहा गया है, एमिनो अम्ल क्या है ना। अभी पीछे आया था क्वेश्चन कि आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि एमिनो अम्ल क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा कंपाउंड, आपको ऑब्जेक्टिव में भी इसके बारे में डिस्कशन किए थे। और यहाँ पर देखिए एक ऐसा कंपाउंड जिसमें COOH, पहले भी आपको बताया है कि जिसमें COOH और NH2 दोनों उपस्थित होता है ना, जिसमें दोनों COOH और NH2 दोनों उपस्थित हो, दोनों ग्रुप उपस्थित हो, उसको हम लोग बोलते हैं एमिनो अम्ल। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि एमिनो अम्ल क्या है, एक ऐसा यौगिक जिसमें COOH एवं NH2 दोनों ग्रुप उपस्थित हो, है ना, उसे यहाँ देखिए उसे डबल 2 बार लिखा गया, एक को हटा देना यहाँ से, और ये है उसे एमिनो अम्ल कहते हैं, ध्यान रहेगा। एक ऐसा यौगिक जिसमें COOH एवं NH2 दोनों ग्रुप उपस्थित हो उसको हम लोग बोल देंगे सर एमिनो अम्ल। ये बात आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब यहाँ क्लियर हो गया है, तब अगला हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। हाँ ये है
दो विटामिन के नाम लिखें एवं इसके कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम बताना है। सबसे पहले यहाँ देखिए विटामिन है ना। विटामिन होता क्या है सर? तो यहाँ आपको ये समझना है विटामिन क्या है। तो विटामिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, मतलब फ्रॉम डिजीज, जो डिजीज होता है, रोग होता है, रोग से हमारे बॉडी को रक्षा करता है, उसी को हम लोग विटामिन कहते हैं। विटामिन ए की कमी से ये वाला रोग हो जाएगा, तो विटामिन बी की कमी से ऐसा होगा, सी की कमी से ऐसा हो जाएगा, डी नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा, के की कमी हो गया तो और दिक्कत हो जाएगा, ऐसा होता है। देखते हैं ना। तो ये कहा जाता है कि विटामिन की कमी से रोग होता है। अगर विटामिन आपके बॉडी में कम गया है तो कुछ ना कुछ रोग होना निश्चित है। तो विटामिन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके कमी से हम लोग रोग ग्रसित हो जाते हैं। अब यहाँ पर आइए सर, क्वेश्चन ये कहा गया कि दो विटामिन के नाम लिखना है। सारा क्वेश्चन 2-2 नंबर में आपको पूछा गया, उसी को करवा रहे हैं। 5 नंबर का कोई क्वेश्चन इसमें हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो केवल 2-2 नंबर का जो भी क्वेश्चन है उसको इसमें करवा रहे हैं। पेन पेपर लीजिए और पूरा है ना कॉपी में आपको नोट कर लेना है और इसको याद करना है। दो विटामिन के नाम लिखना है जिसका कमी से रोग उत्पन्न होता है। देखिए जो भी विटामिन है आपको पता है, ABCDE जो होता है, ABCDE होता है। इसके बाद के जो विटामिन है, टोटल विटामिन यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं, और सबके कमी से होने वाला रोग भी यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, नहीं थोड़ा सा कम लाइट रहेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, तो रतौंधी हो गया आपका, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है सर? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाएगा, सी की कमी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स हो जाता है, और ई की कमी से आरबीसी में वृद्धि तो होता है, लेकिन मांसपेशिया आपका बॉडी जो है ना, मसल कमजोर हो जाता है, मांसपेशिया में कमजोरी आ जाता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है सर? तो ब्लड में जो क्लॉटिंग नहीं होता, थक्का नहीं जमता है। अगर मान लीजिए कि आपका बॉडी पार्ट कुछ कट जाता है इस तरह से, और ये अगर बीच में से कट जाता है किसी कारण बस, है ना, तो यहाँ से ब्लड बाहर नहीं निकल, इसमें से ब्लड तो बाहर निकलेगा, इस तरह से ब्लड इसमें से बाहर अपना निकलता रहेगा, खून जो है इसमें से बाहर निकलेगा, लेकिन इसका थक्का नहीं जम पाएगा। सोचिए कि इसको दाब लेते हैं और दाब के इसको है ना इसको रोक लेते हैं, तो ये रुक नहीं पाएगा, इसमें से ब्लड हमेशा निकलते रहेगा। और 21 विटामिन की कमी से है, और विटामिन के की कमी से ऐसा होता है सर, ध्यान रखिएगा। विटामिन के की कमी से ऐसा होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमना, ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो पाता है, रक्त का थक्का नहीं जमना। एक बार फिर से इसको रिपीट करें, देख लीजिए। दो विटामिन का आपको नाम पूछा था, यहाँ पर टोटल का नाम बता दिए हैं। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि विटामिन कौन कौन होता है, तो इसमें टोटल नाम यहाँ पर शुरू से अंतिम तक टोटल नाम यहाँ पर लिख दिए, ABCDE और के। ध्यान रखना ABCDE, इसके बाद के, ठीक है। ए के कमी से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, और ई के कमी से क्या है? तो आरबीसी में वृद्धि, साथ मांसपेशिया आपका कमजोर हो जाएगा, है ना। मसल्स जो है, बॉडी का मसल जो मांसपेशिया कमजोर हो जाएगा, और रक्त में थक्का नहीं जम पाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए कंप्लीट हो गया, तो इसको आपको टोटल को कॉपी में नोट कर लेना है। और क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए, है ना, 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या है, ये कहा गया कि निम्नलिखित औषधियों में से किन्हीं दो के नाम लिखें। 4 को दिया था, और इसमें 2 का नाम लिखना है। इसमें एक पीड़ाहारी है, 20 संक्रमियां है, प्रतिजैवी है, प्रतिहिस्टमीन है। तो ये आप सबके नाम आपको बताना है, एक का नाम बताना है। चलिए तो सबसे पहले क्या है? पीड़ाहारी। तब पीड़ाहारी मतलब आपको दर्द हो गया है, उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवा खाइए, क्या आप खाइएगा? तो इसके लिए पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल लिखा गया है, इसको आप लिखिएगा पैरासीटामोल, है ना, पैरासीटामोल। इसको शॉर्ट हैंड में PCM इसको है, पैरासीटामोल, ठीक है। अगर दर्द हो गया पैरासीटामोल खाइए, ठीक हो जाइएगा। चलिए 20 संक्रमण मतलब क्या होता है? तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, एंटीसेप्टिक इसको बोलते हैं सर, है ना, एंटीसेप्टिक। डेटॉल जो हम लोग यूज करते हैं वास्तव में एंटीसेप्टिक होता है, नहीं कुछ कट उठ गया है तो डेटॉल से पहले हाथ धो लीजिए, ऐसा होता है। तो यहाँ समझिएगा, डेटॉल आपका होता है एंटीसेप्टिक, 20 संक्रमणीय होता है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन। आपको कई बार रिपीट करेगा सर, ध्यान रखिएगा। प्रतिजैविक जैविक एंटीबायोटिक कहेगा तो आप क्या लिखना है? तो क्या लिखना है? पेनिसिलिन लिखना है ना। क्या लिखेंगे हम लोग? पेनिसिलिन। और यहाँ पर ए कहा गया, प्रतिहिस्टमीन कहा गया है, तो इसका लिखना है इसको लिखना है टेरफेनाडीन, है ना, दवा का नाम है। तो टेरफेनाडीन आप उसको लिखना है, तो आपको ध्यान रखिएगा, टेरफेनाडीन ध्यान रहेगा। तो चलिए इसमें क्या क्या हो गया आपका, तो यहाँ पर पीड़ाहारी में आपको बताना पैरासीटामोल हो जाएगा, 20 संक्रमण आपका डिटॉल हो जाएगा, प्रतिजैविक में पेनिसिलिन हो जाएगा, और प्रतिहिस्टमीन में हो जाएगा टेरफेनाडीन। आपको ध्यान रखना टेरफेनाडीन।
तो इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना। और प्रतिजैविक आपको बार बार आने वाला है, देख लीजिए प्रतिजैविक आपको बार बार आएगा। तो जो प्रतिजैविक होता है, एंटीबायोटिक होता है, उसमें आपको पेनिसिलिन ध्यान रखना है। 20 संक्रमणिया में आपको डिटॉल ध्यान रखना है सर। और आपको यहाँ पर ये समझिए, और अगर पीड़ाहारी की बात करता है, पीड़ाहारी, तब पैरासीटामोल आपको ध्यान रखना, याद रहेगा। चलिए, अगर ये याद रहेगा तब अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2 बार के केवल लिखे हैं, 15 और 13 में आपको पूछा गया था। यहाँ ये आपसे क्वेश्चन कहा गया है, जो बिहार बोर्ड 2015 और 13 में दोनों में पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण है ना। एक लंबा सा ये है, मतलब कोई छोटा सा क्वेश्चन नहीं, एक लंबा सा क्वेश्चन है। तो इसको ये 5 नंबर में है, लेकिन हम लोग इसको 2 नंबर में देखने वाले हैं। ये कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से, या के प्रकार का होता है, जो आपसे पूछा गया है। तो वो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन और जल है ना, कार्बन भी रहे और जल भी रहे, H2O दोनों रहे, कार्बन C हो गया, जल ये रहे। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। मोनोसेक्राइड भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वो वैसा यौगिक जो कार्बन एवं जल से मिलकर बना हो, है ना, ये दोनों से, कार्बन और जल से मिलकर बना हो, उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर होता है, सुने होंगे आप कि इसका बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डी मतलब समझ रहे, कमी हो गया है किसका, जल का। हाइड्रेट है, हाइड्रेट जो वर्ड होता है वो जल के लिए प्रयोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर एक ये है क्वेश्चन, क्या है सर, एक क्वेश्चन आपको इसमें कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है सर, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यौगिक है जो कार्बन और जल से मिलकर बना हुआ है। जल मतलब H2O से मिलकर बना हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट या सेकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट या क्या बोलेंगे सर, सेकेराइड। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो चूंकि कार्बन और जल है तो कार्बन की संख्या कुछ मान लेते हैं 1 से, और इसकी संख्या को हम लोग मान लेते हैं बाई, CxH2O बाई। यहाँ पर देखिए लिखा गया है आपको, यहाँ पर आपको लिखा गया है A, CxH2O बाई, ठीक है, CxH2O बाई यहाँ पर लिखा गया है कि CX है और H2O बाई यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, ये होता किस प्रकार के है सर, तो 3 प्रकार के। एक मोनोसेक्राइड होता है, ध्यान रखिए, ओलिगो है, पॉलीसेक्राइड। 3 प्रकार का होता है मोनोसेक्राइड। देखिए इसका भी कहे थे कि इसका नाम दिया जाता है सेक्राइड, आपको अभी पीछे बोल रहे थे कि इसका नाम जो है सेक्राइड भी हम लोग देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसका नाम सेक्राइड भी हम लोग देते हैं। तो ये होता कितना प्रकार के है, 3 प्रकार के। एक होगा मोनोसेक्राइड, क्या रहेगा सर, मोनोसेक्राइड, ध्यान रहेगा, मोनोसेक्राइड होता है। दूसरा आपको ओलिगोसेक्राइड होता है। देखिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव वाला याद होगा तो उसमें आया था कि 3 से 10 तक की मोनोसेक्राइड आपको देता है ओलिगो वाला, और पॉलीसेक्राइड एक होता है जो 10 से अधिक आपको देता है जल में डालने पर। पीछे आपको ऑब्जेक्टिव में करवाए थे। तो चलिए, आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यौगिक है जो कार्बन और जल से मिलकर बना होता है, इसको सेक्राइड भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CxH2O बाई होता है, जो आपको ध्यान रखना है, CxH2O बाई होता है। ये 3 प्रकार के रहेगा सर, मोनोसेक्राइड होता है, ओलिगोसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और होता है पॉलीसेक्राइड। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है जो देखिए। तो अगला क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। निम्नलिखित में प्रत्येक का एक एक उदाहरण आपको देना है, जिसमें सबसे पहले संश्लेषित रबर है, सिंथेटिक है, मैनमेड, तब बुना एस और बुना एन रबर आपका हो जाएगा। क्या होगा सर, मैनमेड में कौन कौन होता है, तब बुना एस और बुना एन, ध्यान रहेगा, बुना एस और बुना एन, याद रहेगा, बुना एस रबर और बुना एन रबर। चलिए अगला यहाँ पर क्या कहा गया, संघनन पॉलीमर, बार बार आपको रिपीट करेगा सर, इसको ध्यान ही रखिए। ये क्वेश्चन यहाँ शुरू हुआ है, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। संश्लेषित में बुना एस बुना एन हो गया। संघनन जो है, कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है, प्रोटीन और नाइलॉन 66, ये दोनों जो है, प्रोटीन और नाइलॉन 66, ये संघनन पॉलीमर मतलब पॉलीमर होता है, आपको ध्यान रखना है। संघनन पॉलीमर होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन जब भी संघनन पॉलीमर कहेगा तो प्रोटीन और नाइलॉन 66 आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन में तो आपको ध्यान ही रहेगा, संघनन है तो प्रोटीन रहेगा, ठीक है। और कहा कि अगर योजक कहेगा जुटे वाला, तो जुटे वाला तब पॉलीथीन में आप ध्यान रखिएगा, ढेर सारा जोड़ के एक और जोड़ेगा, एक और जोड़ेगा, इस तरह से छोटा छोटा अणु को जोड़ के पॉलीथीन बनाता है। तो पॉलीथीन जो है आपका योजक है, लेकिन प्रोटीन जो होता है संघनन होता है, आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। इसके बाद कहा गया कृत्रिम मधुरक। अभी आपको कृत्रिम मधुरक के बारे में बता रहे थे
कि कृत्रिम मधुरक एक ऐसा मीठा पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में कैलोरी को संचित नहीं करता है, है ना, कैलोरी प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ सैक्रीन होता है, आपको ध्यान रखना है। सैक्रीन आपका है क्या? कृत्रिम मधुरक होता है सैक्रीन। और कृत्रिम मधुरक के बारे में पिछलका वाला आपको वीडियो में भी आपको डिस्कस किए थे। ऑब्जेक्टिव वाला में 3 आपको दिए थे ना, 3 उसका था उदाहरण, और आपको ये कहते हैं कि आप उसको ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में आपसे पूछता भी है। तो यहाँ देखिए क्या क्या यहाँ पर हो गया सर। संश्लेषित रबर में बुनाइस बुनाइन हो गया, कंडेंसेशन वाला में प्रोटीन और नायलॉन 66 हो जाएगा, और कृत्रिम में सैक्रीन रहेगा। ठीक है, 2-3 बार इसको बोल लीजिए, रिपीट कर लीजिए, चूंकि आगे आपको बहुत बार आने वाला है। यहाँ देखिए, फिर यहाँ ये कहा गया है कि इसका उदाहरण आपको बताना है। ज्वारनाशी, बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है ना, तब पैरासीटामोल आपको पीड़ा हारी, अगर बॉडी में दर्द हो गया तभी है ना पैरासीटामोल खा लीजिए। बुखार दर्द है तभी आप पैरासीटामोल खाइए। तब अभी आपको कह रहे थे पीसीएम है ना, शॉर्ट हैंड में आपको बता रहे थे, और पीसीएम एजुकेशन सेंटर को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, यूट्यूब चैनल को। और यहाँ देखिए, ज्वारनाशी कहा जाए मतलब बॉडी के अगर आपको बुखार लग गया तब, चाहे दर्द हो गया तब आपको है ना पैरासीटामोल खा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया एंटीसेप्टिक, है ना, एंटीसेप्टिक अभी कह रहे थे बीज संक्रमिया करके कुछ आया था पीछे, एंटीसेप्टिक। तो डेटॉल होता है, देखिए पीछे आपको आया था ये सब, डेटॉल होता है पीछे वाला, आप ध्यान रखिए। आगे फिर बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको कहा गया कि उस विटामिन का नाम लिखें जिसके कमी से आपको रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो कौन सा विटामिन है जिसके कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है? तो यहाँ पर है विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। और दूध में बड़ी सारा विटामिन होता है सर, विटामिन ए का मात्रा बड़ी ज्यादा हो जाता है। आपको अगर रतौंधी हो गया है ना तो क्या कीजिए, दूध पीजिए खूब, आपको दवाई खाए की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये आपको हो गया होगा कंप्लीट। यहाँ पर बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग है? तो अभी आपको पीछे भी डिस्कशन इसका किए थे, पीछे पूरा सेट ही आया था, आपको याद होगा। तो पीछे वाला में आप देखिएगा उसमें क्या क्या था, सारा विटामिन का नाम था। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर, इस तरह से था ना, डी से रिकेट्स है ना, ई से मांसपेशियां कमजोर हो जाता है। इसके बाद आपको क्या के था, के की कमी से आपको याद है कि ब्लड जो अगर कट उठ गया तो ब्लड वहां पर जम नहीं पाता है। तो यहाँ पर आपको है ना उस विटामिन का नाम बताना है जिसके कमी से आपको रतौंधी होता है, तो विटामिन ए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, बेकेलाइट एवं पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, बनाने के लिए कौन से प्रारंभिक रसायन प्रयुक्त होता है? मतलब आपको मोनोमर बताना बेकेलाइट। तो आपको पीछे वाला वीडियो में भी आपको था कि बेकेलाइट फिनॉल किससे अभिक्रिया करके बनाएगा? तो फिनॉल जो है ये फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है सर, है ना। फिनॉल किससे अभिक्रिया करेगा? फॉर्मल्डिहाइड से। फिनॉल रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म बेकेलाइट, आपको पता है। तो फिनॉल है ना ऑब्जेक्टिव में भी आया था। तो बताइए बेकेलाइट किससे बनेगा सर? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। और पीवीसी किससे बनेगा? पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पी से पॉली, वी से विनाइल, सी से क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये विनाइल क्लोराइड से मिलकर बना होता है सर, ध्यान रखिए, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो बेकेलाइट जो होता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड होता है, और पीवीसी जो होता है ये विनाइल क्लोराइड से मिलकर बना होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये विनाइल क्लोराइड से मिलकर बना रहेगा। और 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन उसी को करवा रहे हैं, ये आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि संश्लेषित रबर चाहिए, मैन मेड रबर क्या है ना, का उदाहरण आपको केवल चाहिए। मैन मेड जो है पीछे भी आपका आया था, बुनाइस और बुनाएन रबर जो होता है ये मानव द्वारा बनाया गया रबर है, बुनाइस और बुनाएन। यहाँ तक क्वेश्चन में आपको एक आइडिया जरूर लग गया होगा सर कि पीछे जो ऑब्जेक्टिव अगर आप देख लिए हैं, ऑब्जेक्टिव का वीडियो अगर आप देखे हैं तो पूरा ऑब्जेक्टिव का ही इसमें रिपीटेशन किया है। बाहर से क्वेश्चन ही रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव करके पूछ दे, दोनों में से कोई आपसे पूछता है ना। तो इस तरह से है, और इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें छोड़ना नहीं है, पूरा कॉपी में इसको नोट कीजिए, है ना, पूरा कंप्लीट हम लोग को कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन ये था कि संश्लेषित रबर जो है, मैन मेड रबर कौन कौन है? तो बुनाइस और बुनाइन, इसका उदाहरण आपको चाहिए था। तो बुनाइस और बुनाइन आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए पीछे का एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है,
योगात्मक है ना, और संघनन बहुलक है ना। तो यहाँ देखिए योगात्मक में आपको कहे थे कि पॉलीथीनमा कैसे बनता है, तो सबको जोड़ के बनता है, मतलब योग करके बनता है। योगात्मक है ना, पॉलीथीन हो गया। और संघनन आपसे कहा गया सर है ना, कंडेंसेशन, तो पीछे आया था प्रोटीन, पीछे आ रहा था आपका संघनन बहुलक में सब प्रोटीन और नायलॉन 66 दो गो था। तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन और नायलॉन 66 होता है इसका, लेकिन एक एक उदाहरण पूछता है तो केवल प्रोटीन लिखना है। दो दो उदाहरण देगा तो एक प्रोटीन का स्थान पे नायलॉन 66 भी आपको कर देना है। तो यहाँ बताइए योगात्मक अगर आपसे कहा जाएगा तो पॉलीथीन लिखेंगे, लेकिन संघनन कहेगा सर तब प्रोटीन लिखना है आपको। याद रहेगा, और याद रहेगा तब बड़ी अच्छा है। अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ, ये कहा कि नाइलॉन 6 एवं बुना एस का मोनोमर चाहिए। अच्छा, नाइलॉन 6 का आपको याद होगा कैप्रोलेक्टम होता है, पीछे भी आपको बताए हैं कैप्रोलेक्टम होता है ना। कैप्रोलेक्टम के बहुत सारे अणु आपस में मिलकर नाइलॉन 66 का निर्माण करता है ना। मेनी मोर molecules of caprolactam combine together into form नाइलॉन 6। यहाँ पर ये बात है, तो नाइलॉन 6 बनाना है तो कैप्रोलेक्टम चाहिए आपको, और यदि आपको बुना एस बनाना है तो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, दो चीज यहाँ पर है, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन आपको ध्यान रखनी है। याद रहेगा 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए, ये आपको ध्यान रहेगा। तो 1,3 ब्यूटाडाइन और कौन होता है सर, स्टाइरिन। और यहाँ पर ये बताइए कैप्रोलेक्टम किसका होता है, तो कैप्रोलेक्टम आपका होता है सर किसका, नाइलॉन 6 का होता है मोनोमर कैप्रोलेक्टम, और बुना एस का होता है 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन देखिए यहाँ पर लिखा गया 1,3 ब्यूटाडाइन है, और एक होता है स्टाइरिन। स्टाइरिन आपको ध्यान, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन होता है। अभी क्या स्ट्रक्चर है नहीं है ये सब जो है ना, जब सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको बताबल जाएगा, लेकिन हर हाल में आपको याद, चाहे सब्जेक्टिव पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, सब्जेक्टिव ही पढ़िएगा, तब भी उस समय भी क्लासरूम में इसको है ना टीचर समझा के छोड़ देंगे, और इसके बाद आपको याद ही करना है। तो इस तरह से इसको अभी से ही सब कंप्लीट करते चलना है हम लोग को। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तो आपको ये कंप्लीट हो गया है कि नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है कौन सर, कैप्रोलेक्टम, और बुना एस का होता है 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। तो 3-4 बार बोल दे रहा है, आपको याद हो जाएगा है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, नॉर्मल सा तो नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, जो देखिए सर ए है, और पढ़िए क्वेश्चन, निम्नलिखित के एक एक उदाहरण आपको देना, पारा है ना, एक एक उपयोग दर्शाना है। पारासीटामोल का उपयोग क्यों करते हैं, तो आपको बुखार दर्द में पीछे ही बताए हैं, बुखार हो जाए तभी है ना पीसीएम पारासीटामोल, और दर्द भी हो गया है ना तभी पारासीटामोल, है ना। तो दोनों का है ना, ये पारासीटामोल का प्रयोग कहाँ करते हैं, बुखार और दर्द दोनों में, बुखार को कम करने में और दर्द को भी कम करने में हम इसको प्रयोग करते हैं पारासीटामोल को। और पीसीएम एजुकेशन सेंटर को तो आपको है ना सब्सक्राइब कर ही लेना है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी इससे लाभ प्राप्त हो, और पहले से एकदम ढंग से इसको है ना प्रिपेयर कीजिए, खूब तैयारी कीजिए। और अब आइए यहाँ एक और है आयोडीन टिंचर, तो ये भी एंटीसेप्टिक जैसे डिटोलवा होता है ना, वैसे ही आपका आयोडीन टिंचरवा होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन टिंचर और डिटोल दोनों का एक ही काम है, दोनों दोनों एंटीसेप्टिक ही आपका होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। कहते हैं ना कि कुछ अगर हाथ उथ कट गया है तो आप बाहर से आए हैं तो डिटॉल से जल्दी से हाथ धो लीजिए, कोरोना से बचिएगा, तो वो सब एंटीसेप्टिक उसको कहते हैं हम लोग, सेप्टिक सुरक्षा जैसा है, ठीक है। चलिए, पहला का क्या था, पारासीटामोल है, तो पारासीटामोल क्या करेगा, बुखार और दर्द दोनों में कम कर देगा। बुखार दर्द हुआ खा लीजिए पारासीटामोल, आपका ठीक हो जाएगा। और आयोडीन टिंचर क्या है या डिटोल क्या है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अगला आइए, और अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के एक एक उदाहरण दे। यहाँ पर ये कहा गया एक एक उदाहरण, अब पीछे भी सब पूरा चीज आपको पीछे आ चुका है। सिंथेटिक रबर, तो बुनाई सब बुनाई, सिंथेटिक मतलब वही संश्लेषित जो रबर होता है, तो बुनाई रबर बुनाइन रबर आपका हो गया। यहाँ देखिए संघनन बहुलक, आपको पीछे बता रहे हैं, कई बार बताएं कि प्रोटीन आपका संघनन होता है, और जो आपका क्या पॉलीथीनमा होता है सर, उस सब योजक होता है, सबको जोड़ जोड़ के बनता है।
प्रोटीन में भी आपका जोड़ ही जोड़ के बनेगा, यानी कि प्रोटीन में जोड़ जोड़ के नहीं बनता, लेकिन इसमें कुछ छोटा सा मॉलिक्यूल से बाहर निकलता है। आप उतना मत समझिए, आप उदाहरण चाहिए, उदाहरण आप केवल देखते जाइए, ठीक है। फिर आपको रेगुलर जो है ना बैच में आप लोग को पढ़ावल जाएगा ही, तभी केवल इसको ध्यान रखिए। सिंथेटिक वाला रबर आपको हो जाएगा बुना एस बुना एन। यहाँ संघनन बहुलक आपका पॉलीमर जो है, आपका संघनन बहुलक जो है प्रोटीन हो जाएगा। एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन कई बार आ चुका है। कृत्रिम मधुरक में सैक्रीन होता है, सैक्रीन में आपको ध्यान रखना है, सैक्रीन ना कृत्रिम मधुरक होता है, पीछे भी आया है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अगला अब हम लोग देखते हैं अगला में क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, और ये खत्म हो गया आई थिंक। हाँ, ये आपका हो गया है सर इंड, अब है नहीं, ये खत्म हो गया है। तो चलिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना। टोटल कंप्लीट करवा दिए हैं। जो भी 2-2 नंबर का था, ये टोटल जो भी 2 मार्क्स का दे रहा था, ये टोटल हम 2 मार्क्स वाला कर लिए हैं। अब आगे हम लोग है ना नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग को क्या आता है। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलने वाला है, या 2 नंबर, 5 नंबर तो इसमें संभव नहीं हो पाएगा, तो 2 नंबर या हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक तो कर ही देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और चैनल आपका है क्या, तो पीसीएम एजुकेशन सेंटर आपका चैनल है ना। सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और इससे जितना अधिक हो सके आप लाभ प्राप्त कीजिए, है ना। और पूरा मन लगा के घर पे पढ़ना है। 2021 का जो एग्जाम है एकदम तोड़ फोड़ के रख देना है। 22 का जो एग्जाम है तोड़ फोड़ के एकदम रख देना है ना। ढंग से एकदम स्कोरिंग कर लेना है। और अगर और इसके बाद तो आपको जॉब के बारे में सोचना ही है, और जॉब से रिलेटेड के लिए आपको एक चैनल बताए हैं, और उस चैनल आपको ध्यान रखना है। और चैनल आपका है, आपका जो चैनल है सुपर इन्फॉर्मेशन विथ मी, आपको पता है ना। आपको लिखना है सुपर इन्फॉर्मेशन, FORMATION विथ करके लिखना है, WITH लिख देना है विथ मी। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन के पश्चात ही आपको मैंने बहुत सारे फॉर्म की जरूरत पड़ने वाला है। तो उस फॉर्म में आपको वीडियो कम, या ये चैनल आपको बहुत काम देने वाला है। इस चैनल पर आपको जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा एक, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो को रहने देते हैं, और अब ढंग से है ना पढ़िए। जो भी है यहाँ देख लीजिए, जो भी था ये सब, इसको कॉपी में आराम से आपको नोट कर लेना है। और रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़े भी हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।